सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इस मैंने इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए बनाया है। और इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या आपकी स्कीम है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, इन सारी रणनीति को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। और इस वीडियो में हम लोग दोनों पेपरों के ऊपर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। चूँकि समय अभाव है तो मैं बहुत ज़्यादा समय अब नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं एक ही वीडियो में जो है दोनों पेपरों को कंप्लीट करना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है ये कि पेपर हमारा 75 मार्क्स का होता है। 38 नंबर का आपको करना है, इसमें से दोनों पेपरों में से 38 का 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसकी फाइल के बारे में आपको मैं एग्ज़ाम के दिन बता दूंगा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। किसी को भी कभी भी परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। और आप में से किसी को भी इसके ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और 2 यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है कम से कम। और वो 2 यूनिट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की माध्यम से समझ पाएँ कि ये पेपर कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यदि हम पेपर 1 की बात करें तो पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट में से हमेशा जो है बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली एक चॉइस बनती है कि नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये क्वेश्चन बन ही सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व और प्रकृति के बारे में डिस्कस करें। और यदि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया है, कई बार ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का रिपीट नहीं होता, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आप देखोगे कि राष्ट्रीय आय, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसको ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा नेशनल इनकम आइडेंटिटीज, तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, हालांकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है आप लोग ग्रीन अकाउंटिंग को यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन ये देखिए, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए ग्रीन अकाउंटिंग का, हरित लेखांकन क्या है। चूँकि हरित लेखांकन के बारे में आपको किताब में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव ना हो। मेरा ये मानना है कि यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप जो 5वीं यूनिट है इसको रीड कर सकते हो, यदि आपने पढ़ रखा हो तो 5वीं यूनिट। और जो है 4th यूनिट भी काफ़ी आसान है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और सेकंड यूनिट थोड़ी बड़ी है, तो फिर भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो एक बार फिर अपन देख लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब में आपको पहली और 5वीं यूनिट को फोकस करना चाहिए, मेरा ये मानना है। यहाँ से अपन यदि सेकंड यूनिट में यदि जाएं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगे, किसी को कोई अच्छा लगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को शेयर करना चाह रहा हूँ। से का बाजार नियम और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कीन्सियन ऑब्जेक्शन। तो मेरा मतलब यहाँ पर यह कि आप लोग कीन्स के आय और रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत को थोड़ा सा अच्छे से देख लें। कीन्स के आय और रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत को आप लोग देख लें। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग, यानी जो फैक्टर्स हैं उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से हैं, और एपीसी और एमपीसी में अंतर। तो ये काफ़ी आसान सी यूनिट है, सेकंड यूनिट भी आप देख पाओगे। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो बात अलग है, लेकिन पढ़ रखी है तो इसमें से आप लोग कम से कम जो है कीन्स के सिद्धांत को, कीन्स के रोजगार के सिद्धांत को और उपभोग जो है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों को और से के बाजार नियम को रीड करें। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी इफेक्टिवनेस जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उस पर क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है आपके कीन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का, कीन्स का जो सिद्धांत है ब्याज दर का, वो आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन भी बनता है, शायद ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड जो इन्वेस्टमेंट है लास्ट ईयर पूछ लिए, तो इसको आप लोग यू कैन स्किप इट। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे कि देखो, व्यापार चक्रों की प्रकृति और विशेषता तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसकी प्रकृति, विशेषता
और इसके साथ कंट्रोल, और इसके अलावा क्वेश्चन बनता है हिक्स और सैमुअल्सन का जो है व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो ये यूनिट भी आपकी यहाँ से आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और ये इसी का पार्ट है, तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन इसमें से पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। इस यूनिट में से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अमूमन आता है, हेरेट-डॉमर मॉडल अमूमन आता है, सोलो मॉडल भी आता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस आता है। तो इसमें से मैं चाहूँगा कि आप लोग सोलो मॉडल भी पढ़ें, एचडी मॉडल भी पढ़ें, एचडी मॉडल की तुलना भी पढ़ें। इनस्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम तो एचडी मॉडल का ही हिस्सा है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक से कंफ्यूज नहीं हो कि इनस्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या है, ये एचडी मॉडल ही है एक प्रकार से, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस जो है, यानी आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। तो ये 5-7 क्वेश्चन है जो यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। हम अगले यदि पेपर की तरफ बढ़ें तो ये देखिए, अब ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, आप देख पा रहे हो कि काफ़ी बड़ा सा सिलेबस यहाँ पर इसका इंटरनेशनल ट्रेड का, और बहुत सी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि आप लोगों को करना क्या है, कोई भी 2 यूनिट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी कोई भी 2 यूनिट। तो मेरा ये मानना है कि 5वीं यूनिट तो आपको सेलेक्ट करनी ही करनी है। ये काफ़ी आसान है, 5वीं यूनिट आपको करनी है, जहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर के सिद्धांत और उनके इफ़ेक्ट उत्पादन और वितरण पर, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है पब्लिक डेब्ट के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स, और इसके अलावा फिर फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए मेरे सामने। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और देखें, पहली यूनिट की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। मैंने शुरुआत भी 5वीं से कर दी। देखिए, पहली यूनिट थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा सिलेबस। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं क्या हैं, ये आप शुरुआत में देख लें, और गेन ऑफ ट्रेड पढ़ लें। और मेरा ये मानना है कि एचओ थ्योरी थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है, तो इसको आप चाहो तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी पढ़ने में, और इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ। हमेशा जब पढ़ाता भी हूँ तभी भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को परेशानी आती है। आप ये जो तीनों सिद्धांत है, एडम स्मिथ, रिकार्डो और हेवरलर को पढ़ सकते हैं, है ना। एचओ थ्योरी यदि आपके समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, कोई बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऊपर से आ जाएगा, हालांकि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी मेरे सामने बनना चाहिए। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, और इसके डेफिनेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा मेरे सामने इस पहली यूनिट पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दें क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। दूसरी यूनिट को फोकस करें। जो बच्चे थ्योरी का पेपर दे रहे हैं, स्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे चाहूँगा कि वो इस वाले सेक्शन को अच्छे से देखें, जहाँ आपको IMF यानी विश्व मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ADB यूरो करेंसी, WTO, यहाँ पर WTO तो आएगा ही आएगा, ये हमेशा आता है, IMF भी लगभग आता है, और वर्ल्ड बैंक भी आता है, और एशियन और यूरो में से कोई एक आता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि इस पूरी यूनिट को पढ़ें, इसमें से छोड़े नहीं कुछ भी, सारे टॉपिक पढ़ें। इस वाली यूनिट में से आपको यदि क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो थर्ड यूनिट भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आप चाहो तो पहली यूनिट को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि चूँकि पेपर उतना ही करना है, तो चाहो तो यू कैन लीव द फर्स्ट यूनिट, और यहाँ से आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देखिए, ये फर्स्ट पेपर में भी था, यहाँ भी है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है। HDI और PQLI आपको करना है, MPI और GII शायद नहीं आएगा। इसके अलावा शायद एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि लुइस की जो अनलिमिटेड लेबर सप्लाई की थ्योरी है, ये भी आपके 10 नंबर में शायद दिखाई दे, 10 या 7 नंबर जो भी आपके आता है, 7 नंबर का है। और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड अनइक्वलिटी को यू कैन लीव, छोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और दिन अब है नहीं अपने पास। अब यहाँ पर आप लोग आओगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूरा कर लीजिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है, इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए।
नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी जो लोक वित्त है उसकी प्रकृति और जो क्षेत्र है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। ये पहला सेक्शन हो गया। और इसका जो है क्या रोल है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इकोनॉमी में, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, तो इसको तो फिर भी आप अलग कर सकते हो। ये पहला सेक्शन यहाँ से आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखोगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का, ये क्वेश्चन बनता है, और थ्योरीज ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो ये आप लोग देखिए। इसके अलावा आप चाहो तो छोड़ सकते हो। जीएसटी को आप पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएसटी आपके समझ में शायद नहीं आएगा। जीएसटी काउंसिल और इट्स फंक्शन ये आप देख सकते हो चाहो तो, जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शन। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इसमें करने को बहुत कुछ है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, जीएसटी को भी छोड़ सकते हो। आप यहाँ पर से ये जो इतना सा पोर्शन है वो देख लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि यदि आप दोनों पेपरों में बहुत अच्छे से रीड करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अब आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने हैं, जहाँ जितना पॉसिबल हो। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, टेबल यदि कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है बनाने की तो टेबल बनाइए। पॉइंट्स और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम आपको रटने हैं, थ्योरीज के नाम आपको रटने हैं। इस तरीके की चीज़ें आप करोगे, अंडरलाइन करना है, तो इनको आप लेकर के चलोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और फाइल के बारे में मैं आपको क्लास में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।